नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और आज हम आपको बता रहे हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव है टॉप सीक्रेट के पास। ये देश का इतिहास बदलने वाली खबर है। ये वो खबर है जो न भूतो न भविष्यति, जो न कभी हुआ और जो ऐसा हो जाएगा इसके बारे में बहुत सोचा भी नहीं गया। जनरल परसेप्शन की बात बता रहा हूं मैं कि ऐसा बहुत नहीं सोचा गया, मगर अंदर खाने में ये चल रहा था और देश का इतिहास बदल जाएगा। ये कुछ ऐसा मामला है। देश के इतिहास की पूरी संरचना बदल जाएगी। जो अभी तक इतिहास हम पढ़ते आ रहे थे उससे एकदम अलग इतिहास, यानी कि वो इतिहास जो इस नए शोध के मुताबिक, जो इस नए पाठ्यक्रम की नींव के मुताबिक इस देश का वास्तविक इतिहास है। और जो हमको अभी तक पढ़ाया गया था वो वामपंथियों का लिखा इतिहास था, वो अंग्रेज़ों का घालमेल किया इतिहास था। तो उससे अलग, और ये जो खबर है ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा कहा जा रहा है, यानी कि वो एजेंडा जिसको कि आरएसएस चाहता है कि ये एजेंडा पूरे देश में लागू हो और इस एजेंडे के जरिए एक प्रस्थान बिंदु होगा, यानी कि ये देश एक नई शक्ल में आगे बढ़ेगा। तो हम आपको खबर बताते हैं, देश का इतिहास बदलने वाली खबर है और इस खबर का आशय ये है कि आरएसएस के सबसे बड़े एजेंडे का पहला अध्याय कंप्लीट हो गया है। मोदी सरकार के दौर में भारत के नए इतिहास का पहला खंड तैयार हो गया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पहला खंड तैयार है। ये भारत के का जो एक नया इतिहास लिखा जा रहा है मोदी सरकार के दौर में, जिसकी डिमांड जब से मोदी सरकार आई है 2014 से तब से लगातार की जा रही थी। लेकिन खबर ये है कि पहला खंड कंप्लीट हो चुका है। हम आपको टॉप सीक्रेट अपने इस न्यूज़ नेटवर्क पर आपको देश के नए इतिहास की पहली झांकी आपके सामने रख रहे हैं, पहली तस्वीर। ये पिछले 5000 सालों का इतिहास है जो नए सिरे से लिखा गया है। पहला खंड इसका तैयार है, अभी और भी खंड बाकी हैं। कुल 9 खंडों में लिखा जाएगा, ये संख्या और भी बढ़ सकती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, खास बातें। सिंधु से ऊपर वैदिक, यानी कि सिंधु सभ्यता, हम यही सुनते आए हैं कि सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता है, जो वामपंथ के लेखन ने पढ़ाया है। लेकिन अब क्या है कि वैदिक पहले है, सिंधु बाद में है। ये कोर्स करेक्शन ये किया जा रहा है। इसके साथ में सल्तनत से ऊपर हिंदू सम्राट, सल्तनत कालीन जो सम्राट हैं उनका गुणगान हम सुनते आए हैं, चाहे वो ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे वो खिलजी वंश हो, चाहे वो गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल हो, या रज़िया सुल्तान का शासनकाल हो, या इब्राहिम लोदी वंश हो। ये जो सल्तनत कालीन वंश है इनसे भी कहीं ऊपर होगा हिंदू सम्राट जो रहे हैं, चाहे राजा दाहिर रहे हों, या सम्राट हर्ष रहे हों, हर्षवर्धन रहे हों, या सम्राट पुष्यमित्र रहे हों, या मौर्य वंश रहा हो चंद्रगुप्त मौर्य का, या गुप्त शासन सम्राट रहे हों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये जो राजवंश है, ये जो इनका प्रताप है, ये जो इनकी कीर्ति है, इसको ज़्यादा इस पे रोशनी है। अभी तक क्या किया गया था कि सल्तनत कालीन जो राजा थे, जो मुस्लिम शासक थे, उन पे तो भरपूर रोशनी थी, लेकिन इन राजाओं पर उनकी अपेक्षा में काफ़ी कम रोशनी थी। ये पूरा सीक्वेंस चेंज हो रहा है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कुल 9 वॉल्यूम है, पहला वॉल्यूम तैयार हो चुका है, इसका जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। 8 वॉल्यूम और हैं जिसमें कि पूरा इतिहास होगा, लेकिन पहले वॉल्यूम में इस पूरे इतिहास का सार संक्षेप होगा कि आखिरकार क्या है क्या इस इतिहास में। पहला जो वॉल्यूम बना है, हमारी जानकारी है वो 600 पेजों का वॉल्यूम है। 600 से 700 पेज आप मान लीजिए, उसका पहला वॉल्यूम तैयार। और ये पूरा सार है, और तैयार किसने किया है? भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। ये भारत सरकार की एक संस्था जो कि इतिहास पर शोध करती है, इसने तैयार किया है। ये आप मान लीजिए कि देश के नए इतिहास का बेस तैयार हो गया। अब जो पाठ्यक्रम तैयार होगा, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम, जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं, या जो राज्य के बोर्ड होते हैं, यूपी का बोर्ड हुआ, बिहार का बोर्ड हुआ, एमपी का बोर्ड हुआ, दक्षिण के कर्नाटक जैसे राज्यों का बोर्ड हुआ, ये उनकी स्वतंत्रता है कि वो इस बेस से इतिहास की जो नए तथ्य हैं इनको लेकर के और पाठ्य पुस्तकों में इसको शामिल करें। वो आगे की प्रक्रिया है, लेकिन ये नींव तैयार हो गई। ये बड़ी खबर ये है। हमने बाकायदा इंटरव्यू किया है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद है, उनके मेंबर सेक्रेटरी ओम जी उपाध्याय का,
उन्होंने हमने इंटरव्यू भी किया है टॉप सीक्रेट पर। उन्होंने बहुत ही क्लियर कहा है कि नैरेटिव को दुरुस्त करने की कोशिश है और इतिहास को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश है। भारत का वो इतिहास जो कि यूरोपियन परिप्रेक्ष्य में अब तक देखा गया है, उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने की ये कवायद है। नए प्रमाणों से, नए स्रोतों से इतिहासकारों के एक बड़े वर्ग ने ये स्थापित करना शुरू कर दिया है और मानना शुरू कर दिया है, जल्दी ये पाठ्य पुस्तकों का भी हिस्सा होगा कि वैदिक आर्य ही निर्माता थे हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु सारस्वत सभ्यता के। आर्यों ने बनाया उसको। असल में हाँ बिल्कुल, वैदिक आर्यों ने ही सिंधु सारस्वत सभ्यता की नींव रखी और उसका निर्माण किया। और ढेर सारे ऐसे प्रमाण हमें अब मिल रहे हैं जिससे ये पूरा इतिहास का जो ये गड्ढमड्ढ कर दिया गया था कालक्रम भी, कि हड़प्पा पहले आ गई, वो भी बहुत उसके दायरे को बहुत सीमित कर दिया गया। उसके बाद वैदिक काल बताया गया, अचानक पूरी एक बहुत उन्नत नगरीय सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण और पशुपालक सभ्यता हो जा रही है। दुनिया के इतिहास में कहीं कोई दूसरा उदाहरण हमें इस तरह का दिखा दीजिए कि एक पूरी सभ्यता जो उन्नत नगरीय सभ्यता हो, अचानक एक दिन रातों रात बदल के वो ग्रामीण सभ्यता हो जाती हो। अब आपको बताते हैं महत्वपूर्ण बातें, ये जो भारत का इतिहास बदलने जा रहा है, जिसका पहला वॉल्यूम तैयार हो चुका है, क्या क्या खास बातें हैं भारत के इस नए इतिहास में, वो भी आप जानिए। अभी तक जो मुस्लिम आक्रांताओं का महिमा मंडन किया गया है, उनके गैर जरूरी अध्याय वो बाहर किए जाएंगे जो वामपंथी इतिहासकारों ने किया है। मसलन सन 712 की वो लड़ाई जो आपको याद होगा कि सिंध के राजा दाहिर और भारत पर पहले जो इस्लामी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसमें मोहम्मद बिन कासिम का तो बड़ा वर्णन है, लेकिन राजा दाहिर, सिंध के राजा दाहिर, उनकी पुत्रियों ने जो लड़ाई लड़ी थी, उनकी पुत्रियों का जो शौर्य था, जिस तरह से उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की सेना को लोहे के चने चबा दिए। राजा दाहिर की पुत्रियों ने इतिहास, ये जो आज जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं, उसमें उसकी कोई जगह नहीं है, उसको शामिल किया गया है। उस भारतीय शौर्य को, उन भारतीय बालाओं के शौर्य को शामिल किया गया है। और एक विदेशी आक्रमणकारी की जो कथानक है, जो उसका एक तरह से परोक्ष में महिमा मंडन का आरोप लगता है वामपंथी इतिहासकारों में कि महिमा मंडन करते हैं, उसको दरकिनार किया गया है। ये आपको मैंने पहला बताया। दूसरा, हम इतिहास से पढ़ते आए महमूद गजनी ने 17 आक्रमण किए और उसका महिमा मंडन करते हैं कि कैसे वो लगातार आक्रमण पे आक्रमण करता रहा और एक रोज़ उसने 17 आक्रमण करते करते और आखिरकार वो सफल हुआ और भारत पर उसने अपना जो झंडा है वो लहरा दिया। लेकिन उसी दौर में कुछ नाम है जिनको हम भूल जाते हैं। त्रिभुवन पाल का नाम भूल जाते हैं हम अनंग पाल का नाम भूल जाते हैं, हम गोगा वीर का नाम भूल जाते हैं। उनकी जो प्रचंड वीरता है, उनकी प्रचंड वीरता के जो तथ्य हैं, उनको इसमें जगह दी गई है। आप नाम सुनिए, त्रिभुवन पाल, अनंग पाल, गोगा वीर, ये सब भारतीय शौर्य की निशानियाँ हैं। इन वीर योद्धाओं ने उस दौर में जिस तरह से मुकाबला किया था शत्रु सेनाओं का, विदेशी आक्रांताओं का, उसको इतिहास ने स्वीकारा ही नहीं है। ये जो इतिहास वामपंथियों का लिखा हुआ इतिहास है, जो सबसे बड़ा आरोप है वामपंथी इतिहासकारों पर, इरफान हबीब पर, रोमिला थापर पर, ये उन पर चोट है। इसी तरह से एक और इसी समय का हम वाक़या लेते हैं, साल 1033 का वाक़या है। उसमें सैयद सलार गाजी की 1.5 लाख की सेना होती है और उसको बुरी तरह से हरा कर नेस्तनाबूद करते हैं राजा सुहेल देव। श्रावस्ती के पास की कहानी है ये। तो राजा सुहेल देव के शौर्य को जगह नहीं मिल पाई है, लेकिन सैयद सलार गाजी को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। तो विदेशी आक्रांता से लेकर के और उसकी समाधि और जिस तरह से उसके चमत्कार हैं, उनका वर्णन किया गया है। लेकिन इस सब के बीच में सुहेल देव के शौर्य को दरकिनार कर दिया गया है, उसका भी करेक्शन होने जा रहा है, ये बड़ी खबर है। इसी तरह से साल 1206 से लेकर 1707 यानी कि सल्तनत वंश से लेकर के अंतिम मुगलिया वंश, साल 1206 से जब से सल्तनत वंश शुरू होता है और अंतिम मुगलिया वंश यानी कि बहादुर शाह जफ़र से पहले औरंगज़ेब का जो शासनकाल होता है, उस 500 साल का जो इतिहास है, पूरा 500 साल का इतिहास है ये, उसमें जिस तरह से मुस्लिम शासकों का महिमा मंडन किया गया है, उसको भी सही परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। जो क्रूरताओं के किस्से हैं, चाहे वो अकबर की हों चाहे औरंगज़ेब की हों, उनको सामने लाया गया है, जिनको कि अब तक छिपाया गया था।
वो पूरे इतिहास का, ये जो 500 साल का इतिहास है, 1206 से लेकर के 1707 तक का, यानी कि सल्तनत काल से लेकर मुगलिया वंश तक, इसका भी पूरी तरह से इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की गई है, इसको सही परिप्रेक्ष्य में और भारतीय परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया गया है। और जब इतिहास में बात की जाती है सल्तनत काल से लेकर के मुगलिया वंश की, तो इस दौर में विजयनगर साम्राज्य के वैभव की बात बहुत कम की जाती है। विजयनगर साम्राज्य साउथ में, जिसका वैभव, उस हिंदू साम्राज्य के वैभव की दाद विदेशों में दी जाती थी, मगर उसको अंडरमाइन किया गया है अभी के इतिहास में। सम्राट ललितादित्य मुक्तापीठ, उनकी वीरता के किस्सों को अंडरमाइन किया गया है। विद्याधर चंदेल के पौरुष की गाथाओं को अंडरमाइन किया गया, इन सबको उभारा गया है। समझ लीजिए कि पूरा देश का नया इतिहास कैसे लिखा जा रहा है, सल्तनत काल, मुगल काल, इनको किनारे करके। और ये जो भारत के जो योद्धा हैं, जो भारतीय शूरवीर हैं, मैंने नाम लिया आपके सामने, चाहे वो विजयनगर साम्राज्य के हों, ललितादित्य मुक्तापीठ हों, विद्याधर चंदेल हों, चंदेल राजा, इन सबको उभारा गया है, इनके पौरुष को स्थापित किया गया है। दरअसल ये हुआ क्या कि आज़ादी के बाद जो भारत का इतिहास लिखा गया वो यूरोपीय केंद्रित था, अब उसको कर दिया गया है भारत केंद्रित कर दिया गया है। अकबर की महानता के किस्से बहुत सारे सुने गए हैं, लेकिन अकबर की महानता के इस शोर में चित्तौड़गढ़ में हजारों स्त्रियों और बच्चियों के नरसंहार जैसे इतिहास के जो अध्याय हैं, जिनको दरकिनार किया गया है, इन 9 वॉल्यूम में उन पर भी रोशनी डाली जाएगी, ताकि आप वो पक्ष भी जानें और समझें। इसी तरह से जो मैंने शुरू में बताया कि हड़प्पा, एक और बता दें आपको, असम का जो अहोम वंश है, अहोम वंश, ये क्षेत्रीय जो राजा रहे हैं, असम के राजा, जिन पर की इतिहास बहुत ज़्यादा दृष्टि नहीं डालता है। तो अहोम वंश में ललित बड़फुकन जैसे जो वीर हैं, उनके इतिहास को पूरी तवज्जो दी गई है। हड़प्पा और वैदिक सभ्यता के जो कालखंड है, उसका जो वामपंथी विभाजन है, उसको भी नकार दिया गया। अब वामपंथी विभाजन कैसा है? वामपंथी विभाजन ऐसा है कि हड़प्पा की वामपंथी लेखन ये कहता है कि पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता आई थी, वैदिक सभ्यता तो बाद में आई, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हकीकत क्या बताई गई है कि वैदिक कालीन लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हैं। पहले वैदिक काल आया, उसके बाद सिंधु काल आया। ऋग्वेद का जो पशुपालक समाज था, ऋग्वेद में वर्णित है, वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे विकसित नगरीय सभ्यता थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले नगरीय सभ्यता आ जाए और उसके बाद पशुपालक समाज आए? हुआ हो तो उल्टा होगा, पहले पशुपालक समाज होगा, कृषि आधारित व्यवस्था होगी, और बाद में वो अलग अलग जगह भ्रमण करते हुए लोग एक जगह टिके होंगे, उन्होंने नगरों का निर्माण किया होगा। इसलिए पहले वैदिक सभ्यता आई, बाद में सिंधु घाटी सभ्यता आई, लेकिन वामपंथी लेखकों ने इसको उल्टा कर दिया, इसको भी रेक्टिफाई किया गया है। ये बड़ी खबर है अपने आप में। इसके साथ ही जो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, उसका गौरव गान क्या था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसको भी स्पष्ट करने की इसमें पूरी कवायद की गई है कि बिंटन ब्रदर्स की रेलवे लाइन का जो निर्माण होता है, उस निर्माण में किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के पत्थरों का निर्माण होता है, कैसे निर्माण किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के वो पुराने पत्थर, 5000 साल पुरानी ईंटें, उनसे निर्माण जब होता है तो पता चलता है कि उनकी क्या मजबूती थी, उस दौर की सभ्यता कितनी विकसित थी, कितनी महान थी। इसके साथ ही ईशा के बाद के वर्षों में स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, सातवाहन, हर्षवर्धन, मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, सातवाहन, हर्षवर्धन, ये वे राजा हैं जिनके महात्मा का विशेष तौर पर जिक्र किया गया है। भारत के इतिहास को भू राजनीतिक की जगह भू सांस्कृतिक दृष्टि से लिखा गया है, यानी कि भू सांस्कृतिक जो उसका विश्लेषण है। कि हमें कई बार आक्रांताओं का इतिहास बहुत महिमामंडित हो के, चाहे वो सल्तनत काल के सुल्तानों का इतिहास हो या मुगल काल के शासकों का इतिहास हो, बहुत महिमामंडित करके उसको हमें पढ़ाया जाता है या पढ़ाया गया। भारत के शौर्य को हमसे दूर रखा गया। हम मुगल तो पढ़ते हैं, लेकिन विजयनगर नहीं पढ़ते। हम मुगल शासकों के एक एक माइन्यूट या आक्रांताओं के एक एक डिटेल के बारे में, महमूद गजनवी के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, या ऐसे ढेर सारे आक्रांताओं के एक एक डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे हम उनके शौर्य को पढ़ रहे हों। लेकिन भारत ने जो प्रतिरोध किया, जो हमारे वास्तविक नायक थे, उनके इतिहास से हमको वंचित रखा गया। हम लचित बड़फुगन के शौर्य से वंचित रखे जाते हैं, जिसके शौर्य को देखिए कि उसको पढ़ने के बाद युवा पीढ़ी या जो भारत के लोग हैं, उनमें किस तरह का आत्मगौरव और आत्मसम्मान का भाव जागृत होगा, जिसने अपने दम पर कितनी शताब्दियों तक अहोम शासन ने मुगलों को अपने यहाँ घुसने नहीं दिया।
मध्यकालीन इतिहास की जगह प्राचीन कालीन और उत्तर प्राचीन कालीन इतिहास पर अधिक जोर दिया गया है। यानी कि मध्यकालीन इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो सल्तनत वंश से लेकर के मुगलिया वंश पूरा मुस्लिम राजाओं का है। अभी तक जो वामपंथी इतिहास है उसमें मध्यकालीन इतिहास पे बहुत रोशनी डाली गई है, लेकिन जो प्राचीन इतिहास है जिसमें कि भारत की वैदिक परंपरा है, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता है, और प्राचीन से लेकर के जो उत्तर प्राचीन इतिहास है, यानी प्राचीन के आगे जो आता है, जिसमें कि हिंदू राजवंश हैं, जिसमें कि मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, पुष्यमित्र वंश, शुंग वंश है, इन सबको दरकिनार किया गया है। अब इस इम्बैलेंस को ठीक किया जाएगा, मध्यकालीन इतिहास सिकुड़ेगा, ये प्राचीन इतिहास, उत्तर प्राचीन इतिहास, इन पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और एक बात और इसमें क्लियर करनी होगी बहुत ज़रूरी कि देश की आज़ादी में आरएसएस के योगदान को लेकर के बड़ी बहस रही है। वामपंथी नैरेटिव कहता है कि आरएसएस का देश की आज़ादी में कोई योगदान ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ इसको भी रेक्टिफाई किया गया है। हमारी जानकारी ये जो 9 वॉल्यूम आएंगे इसमें ये भी क्लियर होगा कि आरएसएस की भूमिका क्या थी, और ये भी होगा कि देश की वैचारिकी के निर्माण में आरएसएस की भूमिका किस तरह से महत्वपूर्ण है, उस पर भी कई अध्याय होंगे। साल 1923 में एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व का सामने आना और उसके ठीक बाद आरएसएस की स्थापना होना, इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश की आज़ादी और राष्ट्रीय वैचारिकी के निर्माण में आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस पर भी खासा जोर दिया गया है। इस तरह से नया इतिहास तैयार हो रहा है और ये इतिहास, इसका पहला खंड तैयार हो चुका है। हम आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं इस समय की, मोदी सरकार का ये सबसे बड़ा एजेंडा है। ये वो एजेंडा जिस पर कि तूफान मचना तय है। ये खबर हम टॉप सीक्रेट पर ब्रेक कर रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि आरएसएस का जो सबसे ज़्यादा जोर जिस पर था, वो परिकल्पना अब मूर्त रूप लेने जा रही है। आने वाला लंबा समय इसी इतिहास और इसकी प्रतिक्रियाओं के इर्द गिर्द घूमेगा। उसकी भी सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को लगातार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आपको वो सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो कि लीक से हट करके हैं, जो कि जड़ों से जुड़ी हुई हैं और जो सिर्फ यही हैं। धन्यवाद।